हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं कुछ बेहतरीन हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस और उनके कुछ अनसुने, अनकहे और अनदेखे फैक्ट्स और थियोरीज ख़ास आपके लिए। उन्हीं बेहतरीन मूवीज़ में से आज हम पेश कर रहे हैं थ्रिलर हॉरर मूवी मैंशन 24। ये एक मूवी है जिसे डिज्नी हॉटस्टार में 6 एपिसोड्स में दिखाया गया है, तो हम इस मूवी को एपिसोड वाइज ही बताएंगे। ये कहानी है एक बेटी की जो अपने पापा को खोजने और इंसाफ दिलाने के लिए निकलती है, और उसके इस सफ़र के दौरान खौफनाक हादसों का एक सिलसिला उसके सामने आता है और अंत में एक गहरे राज का खुलासा होता है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम अंत में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम अमरूथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वीरान मैंशन के बाहर लहूलुहान बेहोश पड़ी हुई है, और हम उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हैं जिसमें वो बताती है कि वो इस हॉन्टेड मैंशन के छिपे गहरे राज और सच्चाई को खोजने आई थी, लेकिन उसकी इसी कोशिश ने उसे आज मौत के कगार पर ला के खड़ा कर दिया है। इस हॉन्टेड मैंशन में हम एक रेवन बर्ड को भी देख पाते हैं। फिर सीन कट होके कहानी शुरू होती है एक हफ्ते पीछे से, जहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ था। हम एक न्यूज़ देखते हैं जहां बताया जा रहा था कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर कालिदास किसी सरकारी खजाने को चुरा के फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में है। और यह न्यूज़ हॉस्पिटल में एडमिट उनकी पत्नी तुलसी सुन रही होती है। कालिदास के लापता होने के कारण तुलसी को इतना सदमा लगा कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और अमरूथा कालिदास और तुलसी की ही बेटी है, जो ये मानने से इनकार कर रही थी कि उसके पापा ने कोई चोरी या गद्दारी की होगी। लेकिन मीडिया वाले अमरूथा को घेर लेती है और उससे अनाप शनाप सवाल पूछने लगती है, जैसे आपके पिताजी किस देश में छुपे हैं, आतंकवादियों से आपका क्या कनेक्शन है आदि। मतलब ये मीडिया वाले टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बिना जाने कुछ भी पूछते हैं। लेकिन अमरूथा कहती है कि उसे यकीन है कि उसके पापा बेकसूर हैं और वो ये साबित करके रहेगी। अमरूथा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती है और वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी लोगों के बारे में जानकारी निकालती है, जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड सूर्य प्रकाश, डायरेक्टर जय प्रकाश और बाकी सभी इंपॉर्टेंट लोगों के इन्फॉर्मेशन निकालती है। और पूछताछ करके उसे यह पता चलता है कि उसके पापा किसी खंडहर मैंशन में खुदाई के लिए, मतलब एक्सकवेशन के लिए गए थे और तब से वे लापता हैं। लोगों का कहना था कि खंडहर मैंशन हॉन्टेड है, जिसे भूत मैंशन भी कहा जाता है, और जो भी उस मैंशन में गया वो वापस नहीं आया। खैर, तो जब अमरूथा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जय प्रकाश से उसके पापा के बारे में पूछती है, तो वो उल्टा उसके पापा पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन जब अमरूथा उस खंडहर मैंशन का नाम लेती है तो जय प्रकाश घबरा जाता है, जिसे देख अमरूथा को शक होता है कि जय प्रकाश को उस भूत मैंशन के बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर है। और यह भी यकीन हो जाता है कि उसके पापा के गायब होने के राज उसी मैंशन में छुपा है, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। और दूसरे तरफ शहर में उसके पापा के गद्दारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। अमरूथा की माँ की तबीयत बद से बदतर हो रही थी, तो डॉक्टर सजेस्ट करती है कि अमरूथा अपनी माँ को घर ले जाए, जहाँ उन्हें घर का माहौल मिलेगा और इससे उनके तबीयत में शायद कोई सुधार हो सके। जिस कारण अमरूथा अपनी माँ को घर लेकर जाती है और उनके देखभाल के लिए डॉक्टर एक नर्स भी अपॉइंट करती है। अमरूथा का जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। फिर अमरूथा अपने पापा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो इंस्पेक्टर भैरव से मिलती है। लेकिन जब अमरूथा खंडहर मैंशन का नाम लेती है तो सभी चौंक जाते हैं और इंस्पेक्टर भैरव वहां जाने से मना कर देता है और अमरूथा को भी जाने से मना करता है। निराश होकर जब अमरूथा पुलिस स्टेशन से जा रही थी तो एक हवलदार उसके पास आके उस मैंशन का लोकेशन बता देता है और यह भी बताता है कि वो मैंशन हॉन्टेड है और जो भी वहाँ गया वापस नहीं लौटा, और उसे सावधान रहने को कहता है। फिर अमरूथा उस मैंशन में जाके अपने पापा के गायब होने के राज का पता लगाने का फैसला करती है, और दूसरे दिन अमरूथा उस हवेली तक पहुँच ही जाती है जहाँ हम उस रेवन बर्ड को देख पाते हैं। मतलब वो रेवन बर्ड हमेशा उस हवेली के आसपास ही रहता है। उस मैंशन की बात करें तो वो मैंशन 6 मंजिलों वाला एक बिल्डिंग था जिसमें बहुत से कमरे थे। वो शहर के नॉर्दर्न साइड में एक वीरान सी जगह पर था और काफ़ी वक्त से वहाँ कोई इंसान के ना रहने से खंडहर जैसा हो गया था, जो कि बहुत भयानक लग रहा था। वैसी जगह होती है ना
जहाँ चांदनी रात में जाने से रूह तक कांप जाती है, बस ये वैसी ही जगह थी। खैर, तो अमरूथा देखती है कि उस मैंशन के ठीक सामने एक पेड़ के नीचे किसी अघोरी टाइप के इंसान के बैठने की जगह बना हुआ है, और वहाँ एक डरावना सा दिखने वाला एक स्केयरक्रो भी है, जिसे फॉलो करते करते अमरूथा एक घर में पहुँचती है, जहाँ उसे एक व्यक्ति दिखता है जो खुद को उस मैंशन का वॉचमैन बताता है, जो थोड़ा अजीब था। मतलब एक खंडहर जैसा भूतिया मैंशन को वॉचमैन की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इस वॉचमैन का भी एक गहरा राज है जो हमें आगे पता चलेगा, जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देगा। लेकिन उसमें अभी भी काफ़ी वक्त बाकी है। खैर, तो वापस चलते हैं कहानी की तरफ। उस वॉचमैन की एक आंख पर पट्टी थी, जिस पर वो बताता है कि रेवन बर्ड ने उसकी आंख को घायल कर दिया था, तब से उसकी आंखों पर पट्टी है। फिर अमरूथा बताती है वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और वो इस मैंशन के हॉन्टेड होने के बारे में जानने आई है। अमरूथा को वहाँ किसी और के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। अमरूथा कहती है कि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती और इस बात को साबित करने के लिए वह यहाँ आई है। इस पर वो वॉचमैन कहता है कि अगर आप विश्वास नहीं करती तो अंदर जाइए, अगर वापस आ गए तो यह सब अफवाह है, और अगर नहीं तो सच। अमरूथा कहती है कि वो उस मैंशन पर एक आर्टिकल लिख रही है, जिसके लिए उसे इस मैंशन के इतिहास के बारे में सब कुछ जानना है। फिर वॉचमैन अमरूथा को उस मैंशन की कहानियाँ सुनाने लगता है, और यहाँ आती है उस मैंशन की पहली कहानी, रूम नंबर 504 की कहानी, जहाँ चतुर्वेदी नाम का एक राइटर आपने नए नॉवल को लिखने के लिए बीवी और बच्चे से दूर आकर इस मैंशन में कमरा लेकर रह रहा था, ताकि उसे एकांत मिल सके। एक रात को चतुर्वेदी अपने टाइपराइटर पर एक नई कहानी लिख रहा था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी का कॉल आता है, तो चतुर्वेदी उससे बात करने लगता है, और तभी वो टाइपराइटर अपने आप टाइप करने लगती है, जिसमें लिखा था कि 404 में बच्चे हैं, शोर ना मचाए। चतुर्वेदी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी लाइट्स चली जाती है, जिससे चतुर्वेदी बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर लाइट्स वापस भी आती हैं। ये सब देख चतुर्वेदी के सर में दर्द होने लगता है, तो वो दवा लेने पास ही के फार्मेसी में जाता है। वहाँ हम स्वप्न को देखते हैं, जो उस फार्मेसी में काम करती है। इस फिल्म की सभी कहानी उस मैंशन और इस फार्मेसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। खैर, तो चतुर्वेदी को स्वप्न बहुत से सवाल पूछने लगती हैं, जैसे सिर दर्द के अलावा कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, सर के किस तरफ दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, जिससे चतुर्वेदी थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ हम एक और बंदे को देख पाते हैं, जो उसी फार्मेसी में आता है कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट लेने के लिए। तो स्वप्ना बताती है कि वे सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं रखते, और उस बंदे को पास के स्टोर पर जाने को कहती है। और चतुर्वेदी भी सर दर्द की दवा लेकर वापस अपने कमरे में चला आता है। कमरे में वापस आकर चतुर्वेदी पानी पीने लगता है, तभी उसके आंखों के सामने से टाइपराइटर गायब हो जाता है। वो कुछ समझ पाता कि तभी चतुर्वेदी को कॉरिडोर से बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो चेक करने जाता है तो कॉरिडोर में उसे एक बच्चे का जूता दिखता है। चतुर्वेदी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसका टाइपराइटर नीचे गिरता है और फिर से अपने आप टाइप करने लगता है, जिसमें इस बार लिखा था, आज तेरी आखिरी रात है। ये देख चतुर्वेदी घबरा जाता है और इसे 404 के बच्चों की शरारत समझकर सीधे 404 रूम की तरफ जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पिटने लगता है। तभी उसी फ्लोर के एक फ्लैट से एक प्रेग्नेंट महिला बाहर आती है और उसे शोर न मचाने को कहती है। उस प्रेग्नेंट महिला को देख चतुर्वेदी सॉरी बोलता है, लेकिन अपने मन में बोलता है कि एक और शैतान बच्चा धरती पर आने वाला है। चतुर्वेदी देखता है कि उस कमरे के बाहर एक शू रैक है, जिसमें बहुत से बच्चों के जूते हैं। चतुर्वेदी बच्चों के शोरगुल से भागकर यहाँ आया था, और इतने सारे बच्चों के जूते देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सभी जूतों को प्लास्टिक बैग्स में डालकर कचरे में फेंक देता है। तभी उसके सामने पागल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति आ जाता है, जिसे अचानक अपने सामने देख चतुर्वेदी चौंक जाता है। वो व्यक्ति गीता के श्लोक बोलने लगता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये गीता की एक संस्कृत श्लोक है, जिसका मतलब है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। इससे वह मिस्टीरियस व्यक्ति चतुर्वेदी को बताना चाहता था कि वह आत्मा से बच नहीं सकता, लेकिन इसे इग्नोर करके चतुर्वेदी अपने रूम में चला जाता है। यह मिस्टीरियस व्यक्ति पूरी फिल्म में रहता है और सभी को गीता के श्लोक सुनाता रहता है। तभी वो व्यक्ति 404 रूम में कुछ बच्चों के भूत को देखता है, जिसे देख वो हंसने लगता है और सीन यहीं कट हो जाता है। रात को चतुर्वेदी की नींद टूट जाती है और वो अपने कमरे में वही प्लास्टिक बैग्स देखता है, जिसे उसने कचरे में फेंक दिया था।
चतुर्वेदी को दरवाजे के बाहर उन बच्चों की आत्मा दिखाई देता है जिसे देख वो डर जाता है, और तभी वो देखता है कि उसके कमरे में बहुत से बच्चों की आत्मा उसे घेर कर खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची की आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। वो वॉचमैन बताता है कि उस दिन के बाद से वो राइटर कभी किसी को नहीं मिला सिवाय उसके जूतों के जो उन बच्चों के जूतों के साथ था, जिस पर अमरूथा बोलती है कि चतुर्वेदी गायब हुआ है, मरा नहीं है। चतुर्वेदी को बच्चों से इरिटेशन होती थी और यही इरिटेशन उसका डर बन गया जिसे पीडोफोबिया कहते हैं, जिसमें पीडो का मतलब है जन्म और फोबिया का मतलब है डर। और यही पीडोफोबिया चतुर्वेदी के लिए इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया। रात बहुत हुई थी तो वॉचमैन अमरूथा को दूसरे दिन आने को कहता है और अमरूथा अपने घर चली जाती है और एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। दूसरे दिन की सुबह अमरूथा को उन्हीं बच्चों की आत्मा उसे हॉन्ट करती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। फिर अमरूथा रेडी होकर वापस उस वॉचमैन के पास जाती है। वॉचमैन अमरूथा को विक्रम और बेताल की कहानी के बारे में बताता है कि बेताल हर बार विक्रम को एक कहानी सुना के सवाल पूछता था, इसलिए नहीं कि सिर्फ विक्रम को ही उन सवालों के जवाब आते थे, बल्कि इसलिए कि शायद बेताल को उन सवालों के जवाब नहीं पता था। ये कहते हुए वॉचमैन अमरूथा को कमरा नंबर 203 की कहानी सुनाता है, जहाँ एक लड़की रहती थी, और हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि स्वप्ना है, जो उस फार्मेसी में काम करती है और जिससे एपिसोड 1 में चतुर्वेदी ने सिरदर्द की दवाई खरीदी थी। स्वप्ना की कहानी भी उसी दिन की है। उस दिन सुबह स्वप्ना को उसकी माँ का कॉल आता है और उनके बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया था। उनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि स्वप्ना का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मूवी में तो बताया नहीं गया है, तो हम उसे ध्रुव बुलाएंगे। ध्रुव मैरिड था और इसीलिए स्वप्ना की माँ उसे इस रिश्ते में रहने से मना कर रही थी, ताकि स्वप्ना भी वही गलती न दोहराए जो उसकी माँ ने किया था। लेकिन स्वप्ना नहीं मानती और फ़ोन काट देती है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और सही कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी माता पिता की बात सुननी और समझनी चाहिए, या कम से कम समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है और उन्हें सही और गलत का सही मायनों में फ़र्क पता है। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, क्योंकि दुनिया और समाज बदलते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी बात सुनकर और समझकर सही और गलत का फ़ैसला लेना चाहिए, नहीं तो इसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खैर, तो फ़ोन को काटने के बाद स्वप्ना के रेडियो में अचानक एक खबर आती है कि एक पति अपने पूरे परिवार को मार के फरार हो गया है, जिसकी खोज पुलिस कर रही है। स्वप्ना इसको इग्नोर करके तैयार होकर फार्मेसी जाती है, जहां वो बंदा और चतुर्वेदी आते हैं। उनके जाने के बाद अचानक स्वप्ना की कॉलीग राधा उसके सामने आके उसे डरा देती है। स्वप्ना बताती है कि उसकी माँ उसे शादी करने के लिए कह रही है और उसके बॉयफ्रेंड ध्रुव से ब्रेकअप करने को कह रही है। राधा कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, स्वप्ना को उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए और स्वप्ना को गलत पिल्स नहीं लेनी चाहिए, वो धीरे धीरे इसकी एडिक्ट हो रही है। तभी स्वप्ना को ध्रुव का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और वो रात को स्वप्ना के घर आएगा। और तभी सरप्राइजिंगली राधा फार्मेसी में एंटर करती है, जो किसी को कर्जा के बारे में मैं बात कर रही थी और थोड़ा टाइम देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। राधा को एंटर करते हुए देख स्वप्ना चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अगर राधा अभी फार्मेसी में आई है तो अभी तक वो किससे बात कर रही थी। स्वप्ना कुछ समझ नहीं पाती और इसे इग्नोर कर देती है। फिर अपना काम ख़त्म करके स्वप्ना रूम में वापस चली आती है और एक बहुत ही सुंदर सा रीड ड्रेस पहन के ध्रुव का इंतज़ार करने लगती है। तभी ध्रुव आ जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। फिर ध्रुव सिर्फ एक बात बोलता है, मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना। फिर उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि उनका अफेयर पिछले 7 साल से चल रहा है और स्वप्ना ने ध्रुव को कुछ गलत करने को भी बोला था, जो काम करने से ध्रुव हिचकिचा रहा था। इस बात पर दोनों की थोड़ी बहस होती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देर रात को स्वप्ना के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिससे स्वप्ना की नींद टूट जाती है और किसी की परछाई उसे हॉन्ट करने लगती है। स्वप्ना ध्रुव को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव गहरी नींद में होता है। तभी अचानक उसका रेडियो टेबल से गायब हो जाता है, जो स्वप्ना को उसे बाथरूम में मिलता है। स्वप्ना ये सब देख परेशान हो जाती है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है
जिससे स्वप्ना बहुत डर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो रात किसी तरह कट जाती है। दूसरे दिन स्वप्ना फार्मेसी जाती है, जहाँ पुलिस उससे ध्रुव के बारे में पूछती है और बताती है कि ध्रुव ने अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे को मार के फरार हो गया है। पुलिस के जाने के बाद स्वप्ना उसी वक्त घर जाकर पैकिंग करने लगती है और देखती है कि ध्रुव बाथरूम में नहा रहा है और सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रहा है कि मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना, मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना। तभी डोरबेल बजता है और शॉकिंगली बाहर ध्रुव होता है। ये देख स्वप्ना के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, लेकिन तब भी बाथरूम से वो एक ही बात बोलता रहता है कि मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना। स्वप्ना समझ जाती है कि पिछली रात से कोई भूत ध्रुव बनकर उसके साथ था और चुपके से ध्रुव को अंदर बुलाती है। ध्रुव भी उस छाया को देख पा रहा था, लेकिन तभी स्वप्ना देखती है कि सेलिंग से खून टपक रहा है और देखते ही देखते ध्रुव एक डिमोनिक रूप में स्वप्ना पर हमला कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। वॉचमैन बताता है कि दूसरे दिन पुलिस को स्वप्ना की लाश उसी के घर पर मिलती है जिसे किसी ने हथौड़े से मार डाला था। स्वप्ना की मां ने पुलिस को गवाही दी कि ध्रुव ने नहीं, उनकी बेटी स्वप्ना का मर्डर किया है, क्योंकि उस वक्त स्वप्ना के साथ उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव भी वहाँ था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ध्रुव ने 2 दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को मार डालने के बाद आत्महत्या कर लिया था, जिसका मतलब अब तक स्वप्ना के साथ ध्रुव की आत्मा थी जो उससे बदला लेने आई थी, क्योंकि ध्रुव के साथ जो भी हुआ वो सब स्वप्न के दबाव के कारण हुआ था। ये सब सुनने के बाद अमरूथा बोलती है कि यह आधा सच है। किसी भी घटना की आधी अधूरी जानकारी हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि यह सब भूत ने किया है। अमरूथा बताती है कि पहले दिन ही स्वप्ना ने रेडियो पर ध्रुव के अपने परिवार का मर्डर करने की खबर सुन ली थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि ध्रुव ने भी आत्महत्या कर ली है। ध्रुव के बीवी और एक 7 साल के बच्चे की मौत की खबर सुनकर स्वप्ना के अंदर एक गिल्ट पनप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उनकी मौत उसी की वजह से हुई है। स्वप्ना पिल्स की आदी थी, जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ा और वो एक साइको जैसी बन गई और सब कुछ इमेजिन या हेलुसिनेट करने लगी, जिस कारण फार्मेसी से वापस आने के बाद जब स्वप्ना अकेली थी तब उसने सब कुछ हेलुसिनेट किया और अपने हथौड़े से खुद की जान ले ली। अमरूथा की बात में सच्चाई तो है। किसी भी घटना की अगर हम पूरी जानकारी निकालें तो अधिकतर समय हमें एक लॉजिकल आंसर ज़रूर मिलता है, और अगर नहीं तो मतलब आप समझ जाइए। और यहाँ हमें यह भी पता चल जाता है कि स्वप्ना ने राधा को भी हेलुसिनेट किया था, वो कोई भूत नहीं थी। तो अमरूथा की बात सुन के वॉचमैन सोच में पड़ जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अमरूथा को देखते हैं, जिसे अपने पापा के साथ बिताए दिन याद आते हैं, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। और दूसरे दिन अमरूथा वापस मैंशन जाती है, जहां वॉचमैन उसे रूम नंबर 605 की कहानी सुनाता है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसकी फार्मेसी की एम्प्लॉई राधा की थी। जैसा मैंने बताया था, यह सभी कहानियां मैंशन और उस फार्मेसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खैर, तो राधा अपने पति प्रकाश, ससुर जी और 2 बच्चे चिंटू और अन्नू, जिसे सभी देवी अम्मा बुलाते हैं, उन सभी के साथ राधा 605 में किराया पर रहने आए थे, क्योंकि उस कमरे का किराया बहुत कम था। तो उनके रूम में जाने के बाद ब्रोकर प्रकाश को रूम नंबर 613 में जाने से मना करता है। उसका कहना था कि उस कमरे में एक आदमी रहता था जो जादू टोना करता था और भूत प्रेत से बात करता था, और एक दिन अचानक वो आदमी गायब हो गया। और यह वही कमरा है जहां वही पागल जैसा दिखने वाला मिस्टीरियस व्यक्ति रहता है। ब्रोकर की बात सुनकर प्रकाश बोलता है कि उसे यह सब पता है, जो थोड़ा अजीब था। तभी प्रकाश के सामने वही मिस्टीरियस व्यक्ति आ जाता है, जो उसे भी गीता का श्लोक सुनाता है और बोलता है कि मौत एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो दूसरे दिन राधा फार्मेसी के लिए निकल जाती है और तभी उसे किसी लेनदार का कॉल आता है, जिससे राधा कर्जा वापस देने के लिए थोड़ा और समय मांगती है। और यही सीन हमने एपिसोड 2 में देखा था, जब स्वप्ना ध्रुव से बात कर रही थी, या यूं कहूं कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। तो राधा का लेनदार उसे पैसे चुकाने के लिए बोलता है या बदले में गलत काम करने को कहता है, और सिर्फ 2 दिन का समय देता है, जिससे राधा बहुत उदास हो जाती है। राधा को यूं उदास देख स्वप्ना उससे कारण पूछती है, तो राधा स्वप्ना को सब कुछ बताने लगती है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि प्रकाश की माँ एक बहुत बड़ी तांत्रिक थी, जिनका नाम देवी अम्मा था, और पूरा गांव उन्हें मानता था। प्रकाश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन देवी अम्मा का देहांत हो गया।
लेकिन मरने से पहले देवी अम्मा ने प्रकाश को बताया था कि वो वापस आएगी और वे लोग फिर से एक साथ रहेंगे। इसी इंतज़ार में दिन बीतते रहे और प्रकाश ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। फिर प्रकाश ने राधा से शादी की, लेकिन प्रकाश अपनी माँ देवी अम्मा को नहीं भुला पाया। और जब अन्नू का जन्म हुआ तो प्रकाश को उसकी माँ का दिया हुआ वचन याद आया, और इसीलिए प्रकाश ने अन्नू का नाम देवी अम्मा रखा और उसे देवी अम्मा ही बुलाने लगा। प्रकाश के अपने माँ के प्रति पागलपन के कारण उनका बिजनेस में नुकसान होने लगा, इतना कि वे लोग कर्ज में डूब गए। फिर भी प्रकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लग रहा था कि जब देवी अम्मा वापस आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे लोग कंगाल हो गए थे, जिस कारण उन्हें उस मैंशन में शिफ्ट होना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रकाश सभी को लेकर रूम नंबर 613 में जाता है और कुछ काला जादू टाइप के रिचुअल्स करने लगता है। तभी देवी अम्मा उनके सामने आती हैं और अन्नू के शरीर में चली जाती हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। शाम को जब राधा घर वापस आती है तो सभी को अन्नू के पास बैठा हुआ पाती है और अन्नू ने बिल्कुल देवी अम्मा की तरह साड़ी पहनी हुई थी। देवी अम्मा सभी को उनके साथ दूसरे लोक में जाने को कहती हैं और पूरा परिवार फांसी लगा लेता है। और दूसरे दिन सुबह जब उनकी काम वाली बाई लक्ष्मी आती है तो उन्हें मरा हुआ पाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। वॉचमैन अमृता को एक डायरी देता है जिसमें देवी अम्मा के काला जादू के रिचुअल्स थे। कहानी को सुनकर और उस डायरी को देखकर अमृता बोलती है कि उस परिवार में पहले से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स थीं। उनका बिजनेस बंद हो गया था, लेनदार मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और राधा का पति वास्तविकता और परिवार को भुला के अपनी मरी हुई माँ को वापस पाने के लिए जुनूनी हो गया था। मतलब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह मेस्ड अप थी। राधा अब तक सिर्फ अपने परिवार के लिए इस सिचुएशन से फाइट कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राधा ने देखा कि उसके पति के साथ साथ उसका पूरा परिवार देवी अम्मा के लिए पागल हो गया है तो उसने हार मान ली और अंदर से टूट गई। उसकी बेटी अन्नू को प्रकाश ने अपनी माँ के बारे में बता बता के इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि अन्नू खुद को ही देवी अम्मा समझने लगी थी। फिर जब देवी अम्मा के रूप में अन्नू सबको सब कुछ छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने को कहती है तो राधा किसी को नहीं रोकती और ख़ुद भी फांसी लगा लेती है। अमृता का यह तर्क सुनकर वॉचमैन सुन्न पड़ जाता है और अमृता वॉचमैन को उसकी आंखों के लिए दवाई देकर चली जाती है और एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम अमृता को देखते हैं जो सवेरे उठकर पूजा करती है और मैंशन जाने के लिए रेडी होने जाती है। तभी नर्स देखती है कि टेबल पर रखा हुआ मेडिसिन बॉक्स दरवाजे के सामने है जो अपने आप मूव कर रही है और अचानक उसे एक डिमोनिक पैर दिखता है जो बहुत ही भयानक सा दिख रहा था। यह देख नर्स बहुत डर जाती है तो अमृता उससे बोलती है कि भूत कुछ नहीं होता, इंसान ही दूसरे इंसान को भूत बनकर डराता है और इंसान ही इंसान को मारता है और दोष भूत पर लगा देता है। उसके बाद अमृता मैंशन के लिए निकल जाती है और वॉचमैन उसे रूम नंबर 409 में रहने वाली राधिका की कहानी सुनाता है जो एक क्लासिकल डांसर होती है। राधिका वही लड़की होती है जिसने एपिसोड 1 में उस राइटर चतुर्वेदी को शोर मचाने से मना किया था। तो हम देख पाते हैं कि राधिका डांस प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन रुक जाता है और राधिका की जान लेने की कोशिश करती है। राधिका मरने ही वाली थी कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। राधिका जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसे ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं। और हम एक और चीज़ देख पाते हैं कि हर वक्त कोई चुपके से उसकी तस्वीरें खींचता रहता है जबकि वहाँ कोई नहीं होता। राधिका अपने पति से भी इन सब के बारे में बात करती है, लेकिन राधिका का पति कहता है कि यह उसका वहम है और इस पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहता है और बताता है कि उसने एक गिफ्ट भेजा है जिसमें एक प्यारा सा डॉल है। तभी उसका डोरबेल बजता है और राधिका देखती है कि वो डिलीवरी बॉय उस गिफ्ट बॉक्स को दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया है। लेकिन राधिका इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस गिफ्ट बॉक्स को अंदर ले आती है और उस डॉल को बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। और हम देख पाते हैं कि एक गुड़िया का सिर अपने आप राधिका की तरफ मुड़ जाती है। फिर राधिका गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी कोई उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। चेकअप के बाद राधिका वापस अपने घर चली आती है। तभी उसके मोबाइल पर किसी प्राइवेट नंबर से अभी तक के सभी फ़ोटो आते हैं जो उस अनजान शख्स ने खींची थी।
और आखिरी वाला फ़ोटो इस वक्त होता है जब वह उन फ़ोटो को चेक कर रही होती है। यह देख राधिका घबरा जाती है, तो राधिका उस नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। तभी राधिका को घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते करते वो देखती है कि उसके पति का भेजा हुआ डॉल बिस्तर के नीचे है। और जैसे ही राधिका उस डॉल को लेने जाती है, तभी एक डीमोनिक हाथ आकर उस डॉल को खींच लेती है, जिसे देख राधिका बहुत डर जाती है। अब तक राधिका बहुत परेशान हो गई थी, तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो डॉक्टर उसके पास्ट को जानने के लिए उसे हिप्नोटाइज करता है और हमें राधिका का पास्ट दिखाया जाता है। राधिका एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर थी और यही उसका प्रोफेशन भी था। एक राजू नाम का लड़का था जो उसकी चुपके से फ़ोटोज़ क्लिक करता था। राधिका को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि राधिका शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसे डांस में कोई अवार्ड चाहिए था, जिस कारण राजू को बिना बताए अबॉर्शन करा लिया था, जिसका उसे कोई गिल्ट नहीं था। उस दिन राजू उसके लिए वही गुड़िया गिफ्ट के तौर पर लाया था जो राधिका के पति ने भेजा था। अबॉर्शन की बात सुनकर राजू और राधिका के बीच बहस हो जाती है। राजू राधिका पर बहुत गुस्सा करता है, तो राधिका बोलती है कि उसके लिए बच्चा और शादी से ज़्यादा ज़रूरी उसका करियर है। और राजू फ़ोटोज़ क्लिक करके 1 महीने में जितना कमाता है, वो सिर्फ एक डांस प्रोग्राम करके उससे ज़्यादा कमा लेती है। ये कहकर राधिका राजू का इंसल्ट कर देती है। अपने बच्चे को खोने और राधिका द्वारा किए अपमान से राजू को सदमा लगा और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और आत्महत्या कर ली। फिर सेशन के एंड होने के बाद राधिका अपने घर वापस आ जाती है, जहां उसका अबॉर्ट किए हुए बेटी और राजू के भूत उसे हॉन्ट करने लगते हैं और आखिर में उसे मार डालते हैं। और यहाँ ये कहानी भी एंड हो जाती है और हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कहानी सुनकर अमरूथा बताती है कि राधिका को कोई भूत या आत्मा ने नहीं, बल्कि उसके गिल्ट के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जब राधिका प्रेग्नेंट हुई, तब उसके पास्ट में अपने पहले बच्चे को मारने और राजू को खोने का गम उसे सताने लगा और इसी मेंटल प्रेशर के कारण उसने आत्महत्या कर ली। यह कहकर अमरूथा अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर अमरूथा को उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ बताता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देख अमरूथा थोड़ा घबरा जाती है। अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने अमरूथा को क्या बताया, यह हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जब अमरूथा को सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद अमरूथा परेशान हो जाती है और सीधे अपने पापा के ऑफिस रूम में जाती है, जहां किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। अमरूथा को वहां एक बैग मिलता है जिसमें उसके बचपन में फादर्स डे पर अपने पापा को दिए गए सारे कार्ड्स मिलते हैं, जिसे देख अमरूथा अपने बचपन को याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके पापा उसके लिए हीरो हैं। ये सोचकर अमरूथा इमोशनल हो जाती है। फिर उसे अपने पापा की लिखी एक डायरी मिलती है और यहाँ हमें उसके पापा के उस पास्ट के बारे में पता चलता है जिस कारण वे गायब हुए थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस मैंशन के पास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी कालिदास और जयप्रकाश को दी गई थी। खुदाई के वक्त उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देख जयप्रकाश निराश हो जाता है, लेकिन कालिदास को ऐसा नहीं लगता, तो वो उस बॉक्स को अपने घर ले आता है और अपने ऑफिस रूम में जाकर उस बॉक्स को खोलता है, जिसमें प्राचीन भाषा में लिखी एक लिपि थी जो 1947 15 अगस्त के बारे में थी। उस लिपि को स्टडी करने पर कालिदास को पता चलता है कि उस मैंशन में कुछ ऐसा है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी, और इसीलिए कालिदास उस मैंशन में गया था उसे खोजने के लिए, और वहीं से गायब हो गए। और यह सभी नोट्स कालिदास ने अपने एक मैनुअल में लिखी थी। अमरूथा को उस मैनुअल में उस मैंशन के रूम नंबर 24 के बारे में पता चलता है, जिससे अमरूथा समझ जाती है कि उसके पापा के गायब होने और रूम नंबर 24 में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। तो चेक करने के लिए अमरूथा उस मैंशन में जाती है, लेकिन तभी हम उस मिस्टीरियस व्यक्ति को देखते हैं जो अमरूथा को सावधान रहने और फूंक फूंक के कदम रखने को कहता है। जिसके बाद अमरूथा सीधे रूम नंबर 24 में चली जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था, जिसे अमरूथा एक पत्थर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। तो अमरूथा फिर से उस वॉचमैन के पास जाती है उस ताले की चाबी लेने के लिए, लेकिन वॉचमैन उसे रूम नंबर 307 के लिली की कहानी सुनाता है। और यह वही लड़का होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में उस फार्मेसी में सर्जिकल इक्विपमेंट लेने जाते देखा था।
लिली एक साइको कैनिबल टाइप का लड़का होता है जो कॉल गर्ल्स का शिकार करके उन्हें मार डालता था और उनका मांस दूसरे कैनिबल यानी नरभक्षी लोगों को बेचता था। अपने शिकार के सिर को केमिकल से प्रिजर्व करके और मेकअप करा के ट्रॉफी की तरह सजा के रखता था। मतलब वो एक अलग लेवल का साइकोपैथ किलर था। लिली कॉल गर्ल का ही शिकार करता था क्योंकि उनका कोई अपना नहीं होता और अगर वे गायब हो जाएं तो उन्हें कोई खोजता नहीं, जिस कारण वे एक आसान शिकार थे। लिली अपने शिकार के अंगों को काटकर एक सीक्रेट फ्रीज़र रूम में रखता था और ऑर्डर के हिसाब से उन्हें काट के फ्रेजाइल बॉक्स में डाल के भेजता था। एक दिन लिली सुल्ताना नाम की एक लड़की को लाता है उसका शिकार करने के लिए। सुल्ताना उन सर के पुतलों को देख बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिली एक बहुत ही अच्छा स्कल्पचर आर्टिस्ट है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सभी सिर असली हैं। सुल्ताना सेंटर में एक सिर को देखती है जिस पर जेसिका लिखा होता है, जिस पर लिली कहता है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है और बात को टाल देता है। फिर लिली सुल्ताना को डिनर कराता है जिसमें इंसानी मांस होता है, लेकिन सुल्ताना को यह पता नहीं होता और उसे वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। डिनर के बाद लिली सुल्ताना को ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला के पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्ताना गलती से वो ड्रिंक्स अपने ऊपर गिरा देती है और चेंज करने के लिए बाथरूम चली जाती है। फिर चेंज करने के बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन सुल्ताना को हर जगह जेसिका का भूत हॉन्ट करने लगता है, जिसे देख सुल्ताना बहुत डर जाती है। तो लिली चेक करने जाता है और वो देखता है कि जेसिका का सर उसके कलेक्शन में से गायब है, जिसे देख लिली चौंक जाता है और उस सिर को खोजने लगता है। लेकिन तभी जेसिका का भूत आकर लिली पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार डालती है और यह सुल्ताना देख लेती है और अपना दिमागी संतुलन खो देती है और उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। ये कहानी सुन के अमरूथा सोच में पड़ जाती है। अमरूथा यूं सोच में देख वॉचमैन मुस्कुराता है और कहता है कि क्यों मैडम जी, आखिर मैंने आपको खामोश कर ही दिया ना, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि भूत होते हैं। अमरूथा कहती है कि हर खामोशी का मतलब मान लेना नहीं होता, वो इस कहानी का जवाब कल आकर देगी। और यह कहकर अमरूथा वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 5 यहीं एंड हो जाती है। तो हम पहुंच जाते हैं एपिसोड 6 में, जो इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। हम देखते हैं कि अमरूथा सुल्ताना के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके लिए वो पहले उस मेंटल असाइलम में जाती है जहां सुल्ताना का इलाज हुआ था। लेकिन अमरूथा वॉल पर कुछ नोटिस करती है, जैसे 2 लड़कियों का स्केच जिनका नाम सुल्ताना और रज़िया लिखा था, फिर एक हाथ का स्केच जिस पर सुल्ताना लिखा था। फिर अमरूथा लाइब्रेरी जाती है और वहाँ उसे सुल्ताना और रज़िया के बारे में और भी जानकारी मिलती है। और लास्ट में अमरूथा पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे बाकी के इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अमरूथा वापस वॉचमैन के पास जाती है। अमरूथा कहती है कि वॉचमैन ने जो कहानी सुनाई थी वो सुल्ताना की नहीं, बल्कि असलियत में ये कहानी तो रज़िया की है। रज़िया का नाम सुनकर वॉचमैन चौंक जाता है। अमरूथा बताती है कि सुल्ताना और रज़िया दोनों बहनें थीं, जिसका पता लिली को नहीं था और लिली ने सुल्ताना को नहीं बल्कि रज़िया को पहले अपने घर लेकर गया था और उसे मार दिया। सुल्ताना ने अपनी बहन को लिली के साथ जाते हुए देख लिया था और जब 2 दिन तक रज़िया वापस नहीं आई तो सुल्ताना पुलिस स्टेशन भी गई थी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। लेकिन एक कॉल गर्ल की मिसिंग रिपोर्ट पर पुलिस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रज़िया शायद किसी दूसरे शहर चली गई होगी और बाद में वापस आ जाएगी। कोई मदद ना मिलने के कारण सुल्ताना खुद से अपनी बहन को खोजने लगी और लिली का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि रज़िया को आखिरी बार लिली के साथ ही देखा गया था। सुल्ताना लिली की कार को पहचानती थी और कुछ दिन बाद लिली वापस उसी जगह आता है और सुल्ताना उसके साथ उसके घर चली जाती है। लिली के घर जाकर सुल्ताना को अपनी बहन के सिर का स्कल्पचर दिखता है और जब वह छानबीन करते करते उस सीक्रेट फ्रीज़र रूम में जाती है तो वहाँ अपनी बहन का कटा हुआ हाथ देखती है, जिस पर रज़िया ने अपने बर्थडे पर अपनी बहन सुल्ताना का नाम गुदवाया था और इसी कारण सभी को लग रहा था कि सुल्ताना मारी गई है। खैर, तो अपनी बहन का कटा हुआ हाथ देख सुल्ताना समझ जाती है कि वह सिर नकली नहीं बल्कि उसकी बहन का असली सिर है। यह देख और जानकर सुल्ताना टूट जाती है और अपनी बहन के मर्डर का बदला लेने का प्लान बनाती है, क्योंकि सुल्ताना को पता था कि वो सीधे लिली पर हमला नहीं कर पाएगी। फिर उसे यह भी पता चल गया था कि जो मीट उसने खाया था वो उसकी बहन का ही था। तो सुल्ताना ठान लेती है कि वो लिली को एक भयानक मौत देगी। फिर सुल्ताना रज़िया का भूत बनकर लिली को डराने लगती है और अंत में उसे बेरहमी से मार डालती है
और अपनी बहन के मौत का बदला ले लेती है। फिर सुल्ताना पागल बनने का नाटक करने लगती है ताकि सबको यह लगे कि लिली को किसी भूत ने या आत्मा ने मारा है, जिसे देख वो पागल हो गई है। बेसिकली अमरूथा को शक तब हुआ था जब असाइलम में अमरूथा ने सुल्ताना और रजिया का स्केच और एक हाथ का स्केच जिस पर सुल्ताना लिखा हुआ देखा था। एक लड़की जो भूत देखकर पागल हो गई, वह यह दोनों स्केचेस क्यों बनाएगी? और उस वक्त अमरूथा के मन में यह शक जागा कि यह रजिया कौन है। और जब पुलिस स्टेशन में अमरूथा को रजिया का मिसिंग रिपोर्ट मिला जिसे सुल्ताना ने रिपोर्ट किया था, तब उसे सब कुछ समझ में आ गया कि खून सुल्ताना का नहीं बल्कि रजिया का हुआ है और दोनों बहनें हैं। फिर अमरूथा जाकर सुल्ताना से मिली और उससे अमरूथा को पूरी सच्चाई का पता चल गया। यह सब सुनकर वॉचमैन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो अमरूथा की तारीफ करता है कि वो बहुत समझदार है और कहता है कि लोग तो भूत की कहानी सुनकर उस पर ही विश्वास कर लेते हैं, लेकिन तुम बात की गहराई तक जाकर सच और झूठ का पता लगा लेती हो। फिर अमरूथा वॉचमैन से रूम नंबर 24 की चाबी लेकर चली जाती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी, और आखिर अमरूथा उस कमरे में पहुँच जाती है। कमरे के अंदर एक कॉफिन रखा हुआ था जो अचानक अपने आप ही खुल जाता है और उसमें से एक डिमोनिक हाथ निकलता है, जिसे देख अमरूथा घबरा जाती है और दूसरे ही पल वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी अमरूथा उस कॉफिन के ढक्कन को खोलती है जिसके अंदर से उस मैंशन के बेसमेंट में जाने का रास्ता था, जिसकी मदद से अमरूथा बेसमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन बेसमेंट में सिर्फ एक बड़ी सी दीवार के सिवा कुछ नहीं था। अमरूथा वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक कलावा दिखता है और वो पहचान जाती है कि वो कलावा उसके पापा का है, क्योंकि उसने ही अपने पापा को वो कलावा पहनाया था। फिर अमरूथा एक हथौड़े से उस दीवार को तोड़ देती है और देखती है कि उसके पापा को मार के उस दीवार में चुनवा दिया गया है। यह देख वो रोने लगती है। तभी उसके पीछे से वही वॉचमैन वहां आता है जिसकी दोनों आंखें ठीक थीं, मतलब उसने अब तक झूठ बोला था कि रेवन बर्ड ने उसके आंखों पर चोट पहुंचाई थी। वॉचमैन को ऐसे देख अमरूथा शॉक नहीं होती, बल्कि अमरूथा उसे उसके असली नाम से पुकार के शॉक देती है, जो था सीताराम। सीताराम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में चीफ सुपरवाइजर था और उस इंस्पेक्टर और जयप्रकाश ने उसे अमरूथा के आने का इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दिया था। और अब तक वो अमरूथा को कहानियां सुना के डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस मैंशन से दूर रहे। फिर अमरूथा बताती है कि उसे सीताराम के बारे में पहले दिन से ही पता था। उसके घर में जो डिमोनिक पैर दिखी थी वो सीताराम के ही आदमी थे और उन्होंने अमरूथा के घर से भागते हुए अमरूथा के सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर कर लिया था। इतनी मेहनत, और वो भी सिर्फ अमरूथा को उस मैंशन से दूर रखने के लिए किया गया था, जिसका मतलब था कि उस मैंशन में बहुत बड़ा कुछ है जो सभी से अभी तक छुपा हुआ है। इतना कुछ सुनने के बाद सीताराम अमरूथा को असल बात बताता है और दोस्तों, यहाँ हमें इस फिल्म की असली कहानी का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो लिपि कालिदास को मिली थी उसमें इस मैंशन के तकरीबन 100 फीट नीचे बेशुमार खजाने के बारे में लिखा था, जिसकी कीमत आज तक के खोजे गए सभी खजानों से बहुत अधिक है। यह बात सिर्फ 4 जनों को पता थी, कालिदास, सीताराम, सूर्य प्रकाश और उस इंस्पेक्टर भैरव को। कालिदास एक सच्चा और ईमानदार इंसान था, जिस कारण वो ये खजाना सरकार को देना चाहता था ताकि देश की तरक्की हो सके। लेकिन इतनी दौलत देख सीताराम, सूर्य प्रकाश और इंस्पेक्टर भैरव के मन में लालच जगी और वे लोग कालिदास को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन कालिदास नहीं माना, जिस कारण वे तीनों मिलकर कालिदास को मार के उस दीवार में चुनवा दिया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। सीताराम बोलता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लेकिन अब अमरूथा को भी खजाने के बारे में पता चल गया है, जिस कारण अब उसे भी मरना पड़ेगा। फिर सीताराम अपने आदमियों को अमरूथा को मार के उसी दीवार में उसके पापा के साथ चुनवा देने को कहता है और सीताराम के आदमी अमरूथा को मारने लगते हैं और अमरूथा लहूलुहान होकर बेहोश हो जाती है। और यही सीन हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। वे लोग अमरूथा को मारने ही वाले थे कि तभी वह दीवार अपने आप टूट जाता है और उसमें से कालिदास की आत्मा निकलकर अमरूथा के शरीर में चली जाती है और उनके सभी लोगों को मार डालती है। फिर कालिदास की आत्मा अमरूथा को लेकर घर जाती है, जहां अमरूथा की मां अपने पति को सामने देख ठीक हो जाती है और अंत में कालिदास की आत्मा को शांति मिल जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अमरूथा अपने पापा के द्वारा खोजे गए खजाने और उस लिपि को सरकार को सौंप देती है और कालिदास को देश का हीरो घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। अमरूथा को उसके पापा के खोज और अकेले इस खजाने के राज को सामने लाने के लिए उसे उसके पापा का पोस्ट दिया जाता है और सीताराम, सूर्य प्रकाश और इंस्पेक्टर भैरव के गद्दारी के बारे में सबको पता चल जाता है।
फिर कुछ दिन बाद अमृता एक एक्सकवेशन टीम के साथ उस मैंशन में खजाने को खोजने जाती है, लेकिन तभी वही मिस्टीरियस व्यक्ति अमृता के सामने आता है और उसे उस खजाने को निकालने से मना करता है। लेकिन अमृता इसे इग्नोर करके खुदाई का काम कराने लगती है। उस सुरंग में अमृता को एक प्राचीन सिक्का मिलता है जिस पर नागास का सिंबल था। अमृता वो सिक्का देख खुश हो जाती है क्योंकि उसे प्राचीन सिक्के का मिलना यह संकेत कर रहा था कि वे लोग सही दिशा में हैं और बहुत जल्दी शायद उन्हें वो खजाना भी मिल जाएगा। तो अमृता अपनी टीम को वह सिक्का दिखाती है, लेकिन नागास का सिंबल देख एक ऑफिसर अमृता को उस सिक्के को फेंकने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक अदृश्य ताकत अमृता को एक अंधेरी गुफा में खींच लेती है और वहाँ ज़मीन पर एक गड्ढा हो जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आइए अब हम इस फिल्म के बारे में कुछ अनकहे अनसुने फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। पहले हम उस मैंशन के बारे में बात करते हैं। वो मैंशन हॉन्टेड नहीं था, सिर्फ अफवाह थी कि वो मैंशन मनहूस है। और जब सीताराम, जयप्रकाश और इंस्पेक्टर भैरव को उस बेशुमार दौलत का पता चला तो उन्होंने उस अफवाह को हॉन्टेड मैंशन का रूप दिया ताकि लोग उस मैंशन के पास जाने से डरें और वे लोग आसानी से चोरी करके भाग जाएं। लेकिन उनके सामने आ गई अमृता, जिसे सीताराम ने वो भूतिया कहानियाँ सुनाई ताकि वो यकीन कर ले कि वो मैंशन हॉन्टेड है और अमृता उस मैंशन में जाकर खजाने का पता ना लगा सके। लेकिन अमृता को पहले से ही सीताराम के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वह चुप रही ताकि वो पता लगा सके कि ऐसा क्या गहरा राज है जिसके लिए एक चीफ सुपरवाइज़र वॉचमैन बनकर रह रहा है। अब उस मिस्टीरियस व्यक्ति के बारे में बात करें तो इसकी 3 थ्योरीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि वो व्यक्ति प्राचीन काल से उस खजाने की रक्षा कर रहा है, क्योंकि एक पागल व्यक्ति के द्वारा गीता के संस्कृत के श्लोक का पता होना और उन्हें सही तरीके से बोल पाना इम्पॉसिबल है। दूसरा थ्योरी ये है कि उस व्यक्ति ने भी कभी उस खजाने को खोजने की कोशिश की थी और अपनों को खो दिया था, जैसे अमृता को अंधेरी गुफा में खींच लिया था, जिस कारण वह व्यक्ति दूसरे लोगों को बचाने के लिए उसी मैंशन के पास रहता था। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि वह व्यक्ति एक तांत्रिक था जो उस खजाने को पाना चाहता था, लेकिन नागास के कारण उस खजाने को हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, मुझे पर्सनली पहला थ्योरी ही सबसे स्ट्रांग लग रहा है। आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताएं। इस मूवी के अंत में हमने उस सिक्के में नागास का सिंबल देखा था। नागास बहुत ही मिस्टीरियस, फैसिनेटिंग और थ्रिलिंग टॉपिक है। इस पर बहुत सी कथाएं और किताबें लिखी गई हैं। नागास भगवान शिव के वंशज या उनको इंडिकेट करते हैं। ये टॉपिक अपने में ही एक वास्ट टॉपिक है। मैं फिर कभी इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। मूवी में विक्रम और बेताल का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जहां वो वॉचमैन या यूं कहूं कि सीताराम बेताल है और अमृता विक्रम। सीताराम हर दिन नई नई भूत और प्रेत की कहानियां सुनाता था और अमृता अपनी सूझबूझ से उन कहानियों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है। इसी तरह हमारे समाज में हमें हमारे चारों तरफ बेताल मिलेंगे जो आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट करके आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि क्या आप उनकी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे या अपनी समझ से सिचुएशन को समझने की कोशिश करके सच और झूठ का पता लगाएंगे। अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, जो सच्ची में आपके हित में बोलेंगे या निस्वार्थ मदद करेंगे। लेकिन समाज का एक दूसरा पहलू भी है। इस मूवी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे कुछ लोग जो पावर में हैं और जिन पर जिम्मेदारी है, वे लोग कैसे अपने पावर और पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर करप्शन और चोरी करते हैं। दूसरा है डर, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग खुद ही दूर रहना पसंद करते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग गलत काम करते हैं और अपने काले गहरे राज को राज रखने में कामयाब भी होते हैं। तीसरा है हर वो कहानी या जगह जो हॉन्टेड लगती है वो असल में हॉन्टेड नहीं भी हो सकती है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी अफवाह फैलाते हैं। इससे मुझे राजस्थान के भानगढ़ की याद आती है। क्या वहाँ सच्ची में कोई आत्मा है या कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर रखा है ताकि रात को कोई भी वहाँ ना जाए? क्योंकि जब भी कोई टीम वहाँ गई तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जब भी कोई अकेला गया तो वो मारा गया। इन सभी बातों पर सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।